नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। देहरादून में निकली 26वीं भव्य शिव बारात। टपकेश्वर महादेव की शोभा यात्रा में उमड़ा सैलाब और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। भक्तों ने इस दौरान जोरदार स्वागत किया। इस यात्रा का सीएम धामी ने शिव बारात का भी शुभारंभ किया। तो देहरादून में ऐतिहासिक टपकेश्वर महादेव की 26वीं भव्य शिव बारात शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सावन के इस खास मौके पर संत महंतों के साथ हजारों श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। नगर परिक्रमा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर शिव बारात का स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोभा यात्रा का शुभारंभ किया और इसे भक्ति का सागर बताया। वहीं मंदिर के महंतों ने कहा कि भगवान भोलेनाथ विभिन्न स्वरूपों में नगर वासियों को दर्शन और आशीर्वाद देने निकले हैं। टपकेश्वर महादेव शोभा यात्रा, भव्य यात्रा जो हर वर्ष निकलती है, सभी भक्तजनों को, सभी श्रद्धालुगणों को और हमारे पूज्य संतगण जो इस पूरी यात्रा को संयोजित करते हैं और भक्तों का सैलाब उमड़ता है, मैं उसकी सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये भक्ति का सागर है। बाबा की कृपा से लाखों लोग इस यात्रा को किसी न किसी रूप में उसके सहभागी बनते हैं, पुण्य के भागी बनते हैं और ये यात्रा हर वर्ष एक नया उत्साह लेकर आती है। पवित्र मास सावन में होने वाली यात्रा निश्चित रूप से ये जो पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लगते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं और साथ ही धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित होते हैं। तो हम लोगों का भी एक मैं कहूँ कि एक भक्त के नाते, एक श्रद्धालु के नाते ये टपकेश्वर महादेव सेवा दल भी यहाँ पर जो काम करता है, पूज्य हमारे महाराज जी, आज दूसरे महाराज जी वहाँ से कामाख्या से आए हैं, पूरे दिन रात ये लोग प्रयास करते हैं इस यात्रा को और अधिक शोभा प्रदान करने में अपना योगदान देते हैं। मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। और पूरी देवभूमि, चूँकि ये तो भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है और यहाँ पर हमारे धार्मिक पर्व बड़े सब उत्साह के साथ पूरे साल भर मनाते हैं। अभी चारधाम यात्रा भी चल रही है और उसका दूसरा चरण अब प्रारंभ हो जाएगा सितंबर मास में, क्योंकि मानसून के समय में, वर्षा काल में थोड़ा सड़कें वगैरह ये सब हमारे यहाँ पर थोड़ा परेशानियाँ होती हैं, लेकिन अब दूसरी यात्रा के लिए हम तैयार हैं। कुंभ भी हमारा 2027 का जो उसकी सारी तैयारियां हैं, हरिद्वार में होगा कुंभ और माँ गंगा के पतित पावनी के सानिध्य में भक्तों के लिए हम सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। अच्छा हो, भव्य हो, दिव्य हो और सुरक्षित हो, उसके निमित्त सभी काम हो रहे हैं। ऐसा है कि शिव बारात जो निकलती है, टपकेश्वर महादेव मंदिर जो गुफा है, प्राचीन आदि अनादिकालीन तीर्थस्थल है, वहाँ पे भगवान शिव ने स्वतः प्रकट होके देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए। ये देवेश्वर भगवान है। भगवान शिव ने ऋषियों ने तपस्या की, उन्हें तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए। ईश में तपेश्वर भगवान है। और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने तपस्या की, भगवान शंकर से दूध मांगा और वो कलयुग तक दूध की धारा चलती रही और अश्वत्थामा ने अपनी भूख प्यास मिटाई। तो वही भगवान दुधेश्वर भी आज विराजमान है। आज वर्तमान जल टपकता है कलयुग में, तो भगवान टपकेश्वर महाराज का भी एक स्वरूप बना हुआ है। राजधानी ने अपनी संपूर्ण विश्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। आदि अनादि पौराणिक स्वयं भगवान टपकेश्वर का जो शिव बारात है, नगर परिक्रमा है, भक्तों को कल्याण के लिए बाबा का जो यात्रा का प्रारूप है, टपकेश्वर सेवा दल के सानिध्य में दिव्यता, भव्यता और सजावट के साथ भगवान के अनेक अनेक स्वरूपों के साथ सबके कल्याण के लिए, दर्शन देने के लिए बाबा चल रहे हैं। और आप सब देख रहे हैं कि जितने सजावट है, दिव्यता है, भव्यता है और बाबा का स्वरूप है। आप सबको बधाई देते हुए ये 26वीं शोभा यात्रा की सबके लिए मंगल कामनाएं। भगवान श्री टपकेश्वर सबके ऊपर जीवन में कल्याण, आरोग्यता, दिव्यता प्रदान करें। और इस सफल आयोजन के लिए आप सबको भी, प्रेस के जितने भी आप लोग मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप सबको भी बधाई देता हूँ।
तो वहीं सड़क मरम्मत को लेकर के सीएम धामी के सख्त निर्देश सामने आए। 15 सितंबर तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के आदेश जारी किए गए हैं। बारिश के बाद से तेजी से शुरू होगा अब सड़क मरम्मत अभियान। चारधाम यात्रा से पहले सड़कें दुरुस्त करने पर जोर दिया जा रहा है। तो फिलहाल देहरादून से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे, जहां सड़क मरम्मत को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने PWD, PMGSY समेत सड़क निर्माण और मरम्मत से जुड़े हुए सभी विभागों और केंद्रीय एजेंसियों को 15 सितंबर तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश का मौसम खत्म होते ही प्रदेश भर में सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से शुरू किया जाएगा। चारधाम यात्रा, त्योहारों और पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए सड़कों को दुरुस्त करना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने खुद सड़क मरम्मत कार्यों का निरीक्षण करने की बात कही है। देखिए 15 सितंबर तक हमारे यहाँ वर्षा काल होता है, उसके बाद वर्षा कम हो जाती है। तो हमने कहा है कि सारे विभाग, चाहे वो हमारा PWD हो या PMGSY हो या अन्य विभाग जो भी सड़कों के क्षेत्र में काम करते हैं, जो हमारी अन्य एजेंसियां भारत सरकार की भी काम करती हैं, उन सभी से हमने कहा है कि वो अपनी सड़कों की मरम्मत के जो होने वाले टेंडर इत्यादि या निविदाएं हैं वो 15 तारीख तक संपन्न कर लें। उसके बाद सड़क सभी जगह ठीक करनी है, क्योंकि यात्रा भी चलेगी, त्यौहार भी आ रहे हैं, तमाम प्रकार के लोगों का यहाँ आना जाना होता है, पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं। तो वहीं देहरादून के विकास नगर में रक्षाबंधन के मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यक्रम में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी और बाबूगढ़ स्थित हेरिटेज में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहुंच करके रक्षा सूत्र बांधे। कार्यक्रम में बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुचि चौहान भट्ट और विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने महिलाओं की भागीदारी को सरकार के प्रति समर्थन बताया। वहीं विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने दावा किया कि मातृशक्ति का यही स्नेह 2027 में बीजेपी की जीत की हैट्रिक का आधार बनेगा। आज महिलाओं का रक्षाबंधन का कार्यक्रम में हमारे विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी के साथ आने वाले जो चुनाव का वो बिगुल हमने महिलाओं ने बजा दिया है। महिला मोर्चा जिंदाबाद। बहनें इतनी बड़ी संख्या में आए और जैसे भाई साहब ने बताया कि विभिन्न समुदाय से बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, तो ये दर्शाता है कि उनका स्नेह है हमारे विधायक जी के लिए, उनका स्नेह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, और वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आए, हैट्रिक बनाए, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे हमारे विधायकगण हो, चाहे हमारे भाई जो भी पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, सबने महिला सम्मान और उनकी सुरक्षा और उनको सशक्त करने में कोई भी कमी नहीं करी है। कि वो जानती है कि यही वही सरकार है, यही वो लोग हैं जो उन्हें आगे लेकर जाएंगे, इसलिए आज जन संग्राम के रूप में यहाँ आई है। हम सौभाग्यशाली है कि क्षेत्र में हमें बहनों का इतना स्नेह और प्यार मिलता है, छोटी बहनों का, बड़े बहनों का। और मैं आज इस पवित्र दिन पर अपनी सभी बहनों को, सभी बेटुओं को इस बात का भरोसा दिला सकता हूँ कि रक्षाबंधन का जो ये रक्षा सूत्र हमारे हाथ पर बांध रही है, इसकी कीमत हम बहनों के मान और सम्मान और उनकी हिफाजत जान दे करके भी हमेशा करेंगे। और मैं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो देहरादून में स्वाइन फ्लू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सरकार के एडवाइजरी के तहत अस्पतालों में जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चिकित्सा अधीक्षक रविंद्र सिंह बिष्ट के मुताबिक N95 मास्क, PPE किट, ICU और ऑक्सीजन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि मरीजों की जांच के लिए RT-PCR की सुविधा भी जारी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल अस्पताल में स्वाइन फ्लू का कोई मरीज भर्ती नहीं है। एक पॉजिटिव केस सामने आया था, जिसका सफल इलाज किया जा चुका है। एडवाइजरी में जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ने हमें दिए थे वो ऑलरेडी हम फुलफिल कर रहे हैं, और लगभग कोविड टाइम से हम लोगों ने, कोरोना टाइम से वो जो प्रोटोकॉल है वो आज भी हम वही फॉलो कर रहे हैं। जो N95 मास्क की रिक्वायरमेंट होती है, PPE किट की रिक्वायरमेंट होती है, ICU बेड विथ ऑक्सीजन सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। जब हम स्टार्ट करें तो किसी भी मरीज के साथ ये वो डायग्नोसिस वाला पार्ट आता है, तो डायग्नोसिस के लिए इसके लिए RT-PCR इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, जो कि हमारे यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में ईद मिलादुन नबी का जुलूस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाला जा रहा है। जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने को देखते हुए
पुलिस ने जगह जगह पर ही सुरक्षा बल तैनात किए हैं। संवेदनशील स्थानों पर भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है। जसपुर कोतवाल राजेश पांडे के मुताबिक जुलूस में करीब 10,000 लोगों की शामिल होने की संभावना है। यातायात व्यवस्था को देखते हुए मालवाहक वाहनों को बॉर्डर पर रोका गया। फिलहाल जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में आगे बढ़ रहा है। जसपुर कस्बे में निकाला जाएगा और काफ़ी तादाद रहती है इसमें, तो इसके लिए उच्चाधिकारीगण से निर्देश मिले थे कि बड़े वाहनों को जनपद की सीमा में रोका जाए और अंदर वाले मार्गों पे भी हर जगह मालवाहक वाहनों को रोका जाए। हमारे द्वारा धर्मपुर बॉर्डर पर रोका गया और जुलूस में, क्योंकि इसकी 10 से 1,000 लोग रहते हैं, तो पूरी जुलूस के आगे पीछे दाएँ बाएँ और जहाँ जहाँ कट है सब जगह ड्यूटी लगाई गई है और सब सकुशल संपन्न हुआ है। और यहाँ कमेटी का भी पूरा योगदान रहा है। ये भी साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलें। और जुलूस का अगला हिस्सा, जैसा कि आप देख रहे हो मंच में, अगला हिस्सा लगभग 1/4 जुलूस का हिस्सा यहाँ पहुँच चुका है और अभी चलने में ही है जुलूस और धीरे धीरे सकुशल संपन्न होगा। हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर के आए। आपके आमद के आने की खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जुलूस निकालते हैं और जुलूस में हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से तमाम बुराइयों को मिटाने के लिए तशरीफ़ लेकर के आए, इसलिए हमें उनके रास्ते पर चल कर के ज़िंदगी गुजारना चाहिए। वो दौर वो था कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ना लाए थे तो लड़कियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, ऐसे ही दफन कर दिया जाता था। तो इसलिए रसूल पाक तशरीफ़ लाए तो सिर्फ लड़कियों को ही नहीं तमाम समाज को इज्जत मिली है। वहीं उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। रुद्रपुर में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान मतदाता सूची में आपत्तियों और कथित दोहरे वोटों को लेकर के दोनों दलों के नेताओं में तीखी नोकझोंक हुई। वीडियो वायरल होने के बाद सियासत और गर्मा गई है। कांग्रेस ने कार्रवाई को लेकर के सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर एसआईआर को लेकर के बेवजह विरोध करने का आरोप लगाया है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस के समय में जब एसआईआर हुआ तब शायद कांग्रेस इस प्रकार के हथकंडे अपनाती होगी और उन्हीं को कांग्रेस दोहरा रही है। कांग्रेस को वही डर है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आपत्ति लगाने का अधिकार निर्वाचन आयोग ने दिया है और आम नागरिक किसी भी वोट पर आपत्ति लगा सकता है जिसमें उसे अधिकार है। अगर वोट सही है, आपत्ति गलत है तो निरस्त हो जाएगी। कांग्रेस को इसमें क्या परेशानी है? कांग्रेस की असली परेशानी है कि उसको उन सभी रोंगियों को वोटर लिस्ट में जुड़वाना है, उन सभी विशेष वर्ग के लोगों को वोटर लिस्ट में जुड़वाना है जो उनका वोट बैंक है, और यही दिक्कत कांग्रेस को है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बहुत ही खेदजनक प्रकरण है। मुझे भी देखकर अच्छा नहीं लगा कि उत्तराखंड देवभूमि, जहां जो सभ्य और संस्कृति के लिए पहचानी जाती है, वहां जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ वो नहीं होना चाहिए, वो निंदनीय है। और कुमाऊं कमिश्नर के दफ्तर पर आप लोग गए हैं, अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए आप लोग गए हैं, और उसके बाद अचानक अगर ठुकराल जी सामने बैठे हैं और जो मौलिक अधिकार पर चोट की जा रही है कुछ नागरिकों के, वो समस्या अगर वो रख रहे हैं कुमाऊं कमिश्नर के सामने, तो उसमें स्थानीय विधायक शिव अरोड़ा और अपने एक और विधायक शुक्ला जी को बुलाकर वहां जिस तरह से कॉर्नर करने का प्रयास हो रहा है ठुकराल जी को, पूरे वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से ये लोग हावी हो गए ठुकराल जी के ऊपर। तो देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल ने पहाड़ों से लगातार हो रहे पलायन को लेकर के राज्य सरकार पर हमला बोला है। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने आरोप लगाया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण पहाड़ों के गांव खाली हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलग उत्तराखंड राज्य बनाने के पीछे मकसद पहाड़ों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना था, लेकिन सरकार पलायन रोकने के लिए ठोस नीति बनाने में नाकाम रही। कुकरेती ने कहा कि गाँव में छात्र संख्या घटने से स्कूल भी बंद हो रहे हैं। अगर उत्तराखंड का गांव खाली हो रहा है, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मूलभूत जो सब सुविधाएं होनी चाहिए थी उस पहाड़ के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, वो कुछ नहीं हुआ। इसलिए पलायन का कारण बना। वो हमने पृथक राज्य की जो लड़ाई लड़ी थी उसकी मंशा यही थी क्योंकि तमाम वो सुख सुविधाएं जो है गांव के अंदर हो, इस उत्तराखंड के अंदर हो, ताकि वहां से पलायन न करें। पलायन का स्कूल बंद करने का कारण ये थोड़ी है कि कोई जबरदस्ती कर रहा है, नीति नहीं बनी।
कि पहाड़ से पलायन कैसे रोका जाए। वहाँ अच्छी शिक्षा की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो। पौड़ी के कोटद्वार में रेलवे स्टेशन के आसपास 59 दुकानों को खाली करने के नोटिस के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। व्यापारियों ने झंडा चौक से तहसील तक पैदल मार्च निकाल करके विरोध जताया। दुकानदारों का ये कहना है कि उन्हें हटाने से पहले वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराई जाए ताकि उनकी रोजी रोटी प्रभावित ना हो। व्यापारियों ने विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक ऋतु खंडूरी से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। चुनावी साल में व्यापारियों की नाराजगी से सियासी हलचल भी बढ़ गई है। तो वहीं हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है और बीजेपी में इस बार स्थानीय और युवा चेहरों को टिकट देने की मांग जोर पकड़ रही है। बीजेपी किसान मोर्चा के जिला मंत्री शिवा चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थक जिला कार्यालय पहुंचे और पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी मांग रखी। समर्थकों का यह कहना है कि क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर समझने वाले युवा नेतृत्व को मौका मिलना चाहिए। वहीं शिवा चौहान ने हरिद्वार ग्रामीण को उत्तराखंड की नंबर 1 विधानसभा बनाने का लक्ष्य बताया है। आप लोग देख रहे होंगे युवा और किसान और माताएं बहनें जो इस बार एक नई ऊर्जा शक्ति के साथ इस बार इन लोगों की सबकी एक ही मांग है। इस बार लोकल चेहरा इन लोगों को चाहिए और लोकल चेहरे के लिए इस बार ये लोग सब एकजुटता दिखा रहे हैं और सब एक हैं। आधार ये है हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा को पूरे उत्तराखंड की विधानसभा में नंबर 1 बनाना। और कहीं अगर विधानसभा में चर्चा होती है तो सबसे पहले इस चर्चा ये हो कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा जैसी सारी विधानसभाएं बने तो हमारी विधानसभा नंबर 1 हो, हमारे भाइयों को रोजगार मिले, किसानों को सब्सिडी मिले और किसानों के जो बिजली के बिल हैं 12 के वो 50% सरकार दे और 50% मेरे भाई दें। इस बार हमें हमारा युवा साथी चाहिए, कोई हमारा भाई जो हमारे कंधे से कंधा मिला के चल सके। युवा स्थानीय नेता हमारे शिवा भैया जैसा चाहिए। वो सबके घर घर जाकर सुन भी रहे हैं, फिलहाल बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। फायदा ये होगा कि युवा की सुन सकता है जल्दी से, वो किसानों की भी सुन सकता है। अभी तक कोई काम नहीं हो रहा था सरकार से, तो हम चाहते हैं फिलहाल हमें युवा हमारा भाई। वहीं चंपावत के लोहा घाट महाविद्यालय में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच मारपीट का मामला सामने आया। विवाद में एनएसयूआई के एक छात्र नेता के घायल होने की बात कही जा रही है। एनएसयूआई ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया, जबकि एबीवीपी ने आरोप को खारिज करते हुए एनएसयूआई पर अभद्रता और मारपीट शुरू करने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों ने लोहाघाट थाने में तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सुरक्षा के मद्देनजर कॉलेज में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। कल ऐसा हुआ था, ये लोग छत पे चढ़े थे, जैसे ही नीचे उतरे उसके बाद इनके अध्यक्ष लोग आए थे बीजेपी के, जैसे ही वो गए उनके बाद इन लोगों ने सीधे मारपीट स्टार्ट कर दी। लगभग 30-40 लोग थे, एक इंसान पे सारे टूट पड़े, सर फाटा। फिर जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल को गए हमारे टेंट वगैरह फाड़े गए, देख सकते हो। फिर जैसे ही इन लोगों को पता चला कि हम केस करने वाले हैं, वैसे ही ये लोग कुछ लोग आए टेंट वगैरह दोबारा वो करके, जिसकी वजह से हमें सुबह प्रॉब्लम हुई। पानी यहाँ बिस्तर सब गीले हो चुके हैं। थाने में हमने केस किया इनके ऊपर। कार्रवाई अभी तक तो कुछ नहीं हुई है। 5 टाके लगे हैं। के ये फटा हुआ टेंट जो हमारे द्वारा यहाँ को पोस्टर्स वगैरह लगाए गए थे, जो सिग्नेचर कैंपेन था, वो सबको पूरी तरह से फाड़ दिया गया। यहाँ पर आकर हमारे भाई प्रियांशु बोरा के साथ मारपीट की गई। उसके माथे पर यहाँ पे को कड़े से धारदार हथियार से प्रहार कर उसमें 5 टाके लगे हैं। उसको लगभग यहाँ से मारते हुए नीचे रायनगर चौड़ी के गेट तक ले गए, लेकिन अब वो फिर बाद में जाकर एफआईआर करते हैं कि हमारे ऊपर मारपीट की गई है, खुद अपने कपड़े फाड़ कर। अगर पुलिस आई थी, सीसीटीवी फुटेज देखी, अगर हम में से एक भी कार्यकर्ता उनके टेंट के पास गया या फिर वहाँ कोई तोड़फोड़ की, तो मैं आयुष गोस्वामी इस कॉलेज में अपनी राजनीति से इस्तीफा दूंगा। और यदि हमारे द्वारा कुछ ऐसा किया हुआ तो मैं इस कॉलेज भी छोड़ दूंगा मैं। और मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि एनएसयूआई के किसी एक कार्यकर्ता ने उनको टच तक नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने उनके साथ उनके टेंट के पास जाके मारपीट। किसी ने मारपीट ऐसी जैसी कोई स्थिति नहीं हुई थी। सबसे पहले उनने ही वो यहाँ पे को अंदर आके सीएम साहब के लिए और क्या कहते हैं सरकार के लिए गंदे गंदे नारे लगाने लगे और हमको बच्ची को मतलब चिढ़ाने का पूरा प्रयास था। हमने बस उनसे कहा कि आप बाहर चले जाओ। जब वो बाहर जा रहे थे तो शायद वो जब बारिश की वजह से फिसलन हुई थी तो धक्का मुक्की में वो फिसल पड़ा। उसके अलावा किसी ने हाथ तो किसी ने छोड़ा नहीं, ऐसा कोई संज्ञान है नहीं कि किसी व्यक्ति ने हाथ उठाया या कुछ करा। कोई टेंट नहीं फाड़ा गया, कोई कुछ नहीं करा गया, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मारपीट हुई किसी के साथ। बाकी ये ज़रूर था कि जब उन लोगों ने ऐसा करा तो हमने उनको बाहर भेजने की कोशिश करी थी, गेट के बाहर भेजने की कोशिश करी थी कि आप लोग यहाँ पे ये हल्ला मत करिए, गेट के बाहर चले जाइए।
ये जब तक, और खैर उनकी तो आदत है आरोप लगाने की, और जैसे तो वहीं देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र से स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंताजनक तस्वीर सामने आई, जहां सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में स्कूली बच्चे चलती यूटिलिटी गाड़ी के पीछे लटक कर सफर करते नजर आ रहे हैं। बच्चों ने स्कूल ड्रेस और बस्ते पहन रखे हैं, लेकिन सुरक्षित परिवहन की सुविधा के अभाव में उन्हें जोखिम भरा सफर करना पड़ रहा है। पहाड़ी रास्तों पर इस तरह यात्रा करना हादसे का कारण बन सकता है। अब सवाल यह है कि जिम्मेदार विभाग कब मामले का संज्ञान लेकर बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करेगा। तो वहीं उत्तरकाशी जनपद को पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। जनपद के बारसू, स्यारी, सूर्य टॉप, गिडारा, भंगोली और गंगनानी गरमकुंड ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में चिन्हित किया गया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को लेकर के क्षेत्रवासियों में उत्साह और खुशी का माहौल है और इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार में पर्यटन, सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज से शिष्टाचार भेंट की गई। इस दौरान ट्रैक के चयन पर उन्हें हार्दिक बधाई और धन्यवाद प्रस्तावित किया गया। तो साथ ही ट्रैक के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। बताया जा रहा है कि ट्रैक के विकसित होने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है और इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, पर्यटन विभाग के सचिव, अपर सचिव और सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया है। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से जो पर्यटन के क्षेत्र में ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई है, जैसे ट्रैक ऑफ द ईयर, जो आज उत्तराखंड में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि जो माननीय मंत्री, पर्यटन मंत्री श्रीमान सतपाल महाराज जी के द्वारा उत्तराखंड में 3 ट्रैक रूट ट्रैक ऑफ द ईयर में घोषित किए गए, जिसमें उत्तरकाशी जनपद में इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।